हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुकुमार त्यागी सक्सेस पॉइंट पर आज लेके आए हैं पर्यावरण की पेडागोजी। पर्यावरण की जो पेडागोजी है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आज हम बात करेंगे आगमन और निगमन। आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आगमन। आगमन का मतलब क्या होता है? इस विधि में अनेक अवलोकनों के आधार पर एक सामान्य नियम पर पहुंचते हैं। आगमन विधि क्या होती है? अनेक अवलोकन, हम किसी चीज का अवलोकन करते हैं, उसके आधार पर एक सामान्य नियम पर हम पहुंचते हैं। अवलोकनों, तथ्यों, गुणों की ओर ध्यान आकर्षित कराकर इस आधार पर नियम का निर्माण किए जाना आगमन विधि की विशेषता है। मतलब अवलोकन और जो तथ्य दिए हैं, जो हमारे गुण हैं, इन सब की ओर ध्यान आकर्षित करके इस आधार पर नियम का निर्माण किए जाना क्या कहलाता है? आगमन विधि की विशेषता होती है। एक विद्वान थे लैंडन। लैंडन महोदय के शब्दों में आगमन विधि क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया यहाँ से कि लैंडन महोदय ने क्या कहा। जब कभी हम छात्रों के सम्मुख बहुत से तथ्य, उदाहरण या वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और फिर उनके स्वयं के निष्कर्ष निकलवाने का प्रयत्न करते हैं, तो विधि तुम्हारी कौन सी होती है? आगमन विधि होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आगमन विधि होती क्या है, कैसे हम पहचानेंगे। तो जो हमारे तथ्य होते हैं, जो हम नियम बनाते हैं अवलोकन करके, जो हम नियम का निर्माण करते हैं, वो किस विधि में होता है? जो आगमन विधि की हमारी विशेषता होती है। अब आगमन विधि के गुण क्या होते हैं, आगमन के दोष क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आगमन विधि के गुण। आगमन विधि के गुण क्या होते हैं? इस विधि के जरिए बालकों में आत्मविश्वास का पैदा होता है। भाई आगमन विधि में क्या होता है? बालकों के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। मतलब कैसे? कि यहाँ पर व्यक्ति अपने आप नियम बनाता है, खुद नियम बनाएगा। जब नियम बनाएगा तो क्या होगा? उसके अंदर आत्मविश्वास जागृत होता। बालक के अंदर जो आत्मविश्वास पैदा होता है वो आगमन विधि में होता है। इस विधि से बालकों में रटने की प्रवृत्ति कम होती है। आगमन विधि में रटने की प्रवृत्ति कम होती, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति क्या कर नियम बनाता है, खुद सोचता है, समझता है। जब वो खुद सोचेगा, समझेगा, उसके बारे में व्याख्या करेगा, विश्लेषण करेगा उसका, तो फिर क्या होगा? उसको रटने की जो प्रवृत्ति है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी व उचित है। मतलब जो आगमन विधि है, कुछ समझ सकता है कि आगमन विधि का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो आगमन विधि का जो उपयोग होता है विशेषकर जो छोटी कक्षाएं हैं, छोटी कक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी होती है। जो छोटी कक्षाएं हैं वहां पर आगमन विधि का हम उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से 3-4 बन रहे हैं, आगमन विधि से आते भी हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि आगमन विधि में बालकों का आत्मविश्वास पैदा होता है। पहला पॉइंट हो गया। यह विधि बालकों में रटने की प्रवृत्ति कम होने लगती है। मतलब आगमन विधि के द्वारा बालक के अंदर क्या होती है? जो रटने की प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? कम होने लगती है। तीसरा पॉइंट क्या दिया है विशेषता में? यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए विशेष विशेष उपयोगी व उचित है। मतलब आगमन विधि का जो उपयोग होता है हम छोटी कक्षाओं में करते हैं। अब ये आगमन विधि के गुण थे। अब आगमन विधि के दोष क्या क्या होता है? तो इस विधि के द्वारा सीखने में छात्रों को अधिक समय लगता है। आगमन विधि में क्या होता है? छात्र स्वयं करके सीखता है। जब कोई काम को स्वयं करके सीखें तो क्या लगता है? हमें समय अधिक लगता है। तो इसका दोष क्या होता है कि आगमन विधि में जो छात्र सीखते हैं उनको क्या लगता है? अधिक समय लगता है, काफी ज्यादा टाइम लगता है, तथा परिश्रम भी अधिक करना पड़ता है। भाई नियम नहीं होंगे तो हम नियम स्वयं बनाएंगे। जब हम स्वयं नियम बनाएंगे तो हमारे क्या होता है? हमको परिश्रम भी ज्यादा करना पड़ता है। जबकि आगमन विधि में क्या होती है? यहाँ क्या हम नियम स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वयं बनाएंगे तो क्या होता है? हमें परिश्रम अधिक करना पड़ता है। यह उच्च कक्षाओं के लिए विधि अधिक उपयोगी नहीं है। मतलब जो बड़ी कक्षाएं होती हैं उनके लिए आगमन विधि अधिक उपयोगी नहीं है। यह विधि स्वयं पूर्ण नहीं है, क्योंकि नियम व सिद्धांत पर निकालने के पश्चात कार्य समाप्त हो जाते हैं। भाई आगमन विधि क्या होती है? पूर्ण नहीं होती है। जब अपने नियम और सिद्धांत बना लेते हैं तो क्या हो जाती है? आगमन विधि क्या होती है? अपने आप समाप्त हो जाती है, अपने आप क्या होती है? पूर्ण हो जाती है। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं। आते हैं क्वेश्चन यहाँ से कि अपना आगमन था। अब हम बात करेंगे निगमन। निगमन क्या होता है? निगमन विधि
यह आगमन विधि के विपरीत प्रतिक्रिया है। इसमें सामान्य नियम के आधार पर किसी विशेष परिस्थिति के लिए परिणाम निकाला जाता है। इस प्रकार निगमन आगमन का पूरक विधि में छात्रों का नियम बता दिए जाते हैं। पश्चात उदाहरण इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। निगमन क्या होता है? जो आगमन विधि का उपयोग। यहाँ क्या होता है? यहाँ सामान्य नियम के आधार पर किसी विशेष परिस्थिति के परिणाम निकाले जाते हैं। मतलब सामान्य नियम के आधार पर क्या करते हैं हम? विशेष परिस्थिति के परिणाम को निकाल देते हैं। इस प्रकार निगमन आगमन का पूरक विधि में छात्रों को नियम बता दिए जाते हैं। उसके पश्चात करते हैं हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अब लैंडन ने क्या कहा? लैंडन के अनुसार निगमन विधि क्या होती है? लैंडन के अनुसार निगमन विधि द्वारा शिक्षण क्षेत्र में सबसे पहले परिभाषा नियम सीखा जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले परिभाषा या नियम किसमें होते हैं? तो निगमन विधि में। किस विधि के अनुसार? लैंडन के अनुसार नियम सीखा जाता है एवं फिर उसके अर्थ को स्पष्ट किया जाता है और अंत में तथ्यों में प्रयोग से उसे पूर्णतः स्पष्ट किया जाता है। अंत में क्या होता है? उसके जो तत्व होते हैं जो पूर्णतः से क्या करते हैं? स्पष्ट करते हैं, उसको हम बना देते हैं। तो निगमन विधि में क्या होते हैं? यहाँ पर अपन नियम बना लेते हैं। तो निगमन विधि के अब जो तुम्हारा निगमन विधि होती क्या है? अब निगमन विधि के दोष क्या होते हैं, लाभ क्या होते हैं, उसके गुण क्या होते हैं? तो निगमन विधि के सबसे पहले गुण क्या होता है? यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। निगमन विधि का उपयोग हम निम्न कक्षाओं में नहीं करते हैं। निम्न कक्षाओं में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि निगमन विधि क्या होती है? सूत्र पर आधारित होती है, सिद्धांत पर होती है। तो क्या होता है? निगमन विधि का जो उपयोग होता है वो उच्च कक्षा में होता है। जो बड़ी कक्षा होती है वहां पर निगमन विधि का उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लगा है? इस विधि का प्रयोग समस्त विषयों में आसानी से किया जाता है। मतलब निगमन विधि का जो प्रयोग होता है सभी विषयों में आसानी से किया जाता है। अगला पॉइंट क्या दिया? इस विधि को सीखने में छात्रों को कम समय लगता है। मतलब जो छात्र होते हैं वो निगमन विधि के द्वारा जल्दी सीख जाते हैं। क्यों सीख जाते हैं? मान लो हमें कोई सवाल निकालना है, हमें पर्यावरण के बारे में जानकारी लेना है या सवाल निकालना है, अगर हमको उसका सिद्धांत पता है, सूत्र पता है, तो क्या होता है? हम मान निकाल लेंगे। तो निगमन विधि क्या है? निगमन विधि के अंदर यही होता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं? नियम निकाल देते हैं। नियम निकाल देते हैं, सूत्रों पर पता चलता है। अब और क्या होता है? परिश्रम भी कम करना पड़ता है। मतलब क्या होता है? इस विधि में सीखने में छात्रों को कम समय लगता है तथा परिश्रम भी कम कर। अगला पॉइंट क्या था? जो निगमन विधि होती है यहाँ पर छात्रों क्या लगता है? कम समय लगता है और परिश्रम भी कम करना पड़ता है। अगला पॉइंट क्या दिया है? यह इस विधि के द्वारा अनेक छात्रों को एक ही शिक्षण दिया जाता है। निगमन विधि क्या होता है कि हम सभी छात्रों को केवल एक ही शिक्षण देते हैं। हमने कोई नियम बनाया तो सभी छात्र सीखेंगे। अब ये तो निगमन विधि के गुण थे। अब निगमन विधि के दोष क्या क्या होते हैं? अब हम बात करेंगे दोषों पे जाएंगे। तो निगमन विधि के दोष क्या क्या होते हैं? तो निगमन विधि के निम्न दोष होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? यह बालकों को रटने के लिए बाध्य करती है। भाई जब हम नियम पर कोई काम करेंगे तो बालकों के अंदर क्या होती है? रटने की प्रवृत्ति आ जाती है, उनको सोचने समझने की नहीं। हमने कहा सादा व्यय निकालो, आप सीधा फॉर्मूला लगा दोगे। फॉर्मूला लगा दोगे तो क्या होगा? सर रटने की प्रवृत्ति आएगी, ना कि हम उसको समझेंगे। यह विधि छात्रों में दूसरों पर निर्भर रहने की मानसिक भावना को विकसित करती है। तो निगमन विधि क्या होता है? यहाँ पर बालक सीखता नहीं है, समझता नहीं है, ना कुछ मानसिकता नहीं होता, मतलब अपने आप नहीं समझता, दूसरों पर निर्भर रहने की मानसिक भावना को विकसित करती है। इस विधि से छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उचित विकास नहीं हो पाता है। मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट क्या है? यह विधि छात्रों में खोज की प्रवृत्ति व अन्वेषण की भावना को उत्साहित नहीं करती है। मतलब छात्रों के अंदर जो खोज की प्रवृत्ति होती है, जो अन्वेषण की भावना है, उसको उत्साहित नहीं करती है। ये तुम्हारी कौन सी थी? निगमन विधि। निगमन विधि से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार आए भी हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कहानी विधि। पर्यावरण में कहानी विधि क्या होती है? तो विद्यालय में विस्तृत पाठ्यक्रम वाले विषयों का शिक्षण करने के लिए यह विधि महत्वपूर्ण है। मतलब हमें अगर किसी पाठ्यक्रम का विषयों का शिक्षण करने के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम है, काफी हमें लंबी जानकारी करना है, तो हम पाठ्यक्रम क्या करते हैं? बच्चों को कहानी के रूप में सुना देते हैं।
छोटे बच्चों के शिक्षण के लिए इसका प्रयोग करना अधिक प्रभावशाली होता है। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम कहानी कह कहकर जल्दी सिखा सकते हैं। प्लेटो ने छोटे बालकों को सिखाने के लिए इस विधि को सर्वोत्तम इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसने छोटे बालकों को सिखाने के लिए सर्वोत्तम विधि कहानी विधि माना है, तो प्लेटो ने। या ऐसे कहें कि प्लेटो ने छोटे बालकों को सिखाने के लिए इस विधि को सर्वोत्तम विधि बताया है। बालक कहानियों को स्वाभाविक रूप से स्मरण कर लेते हैं। इस विधि में बालक सक्रिय तथा एकाग्रचित होता है। मतलब हम किसी भी चीज को अगर हम कहानी रूप में बना देंगे तो क्या होता है, बालक एकाग्रचित हो जाता है, उसका मन लगने लगता है। तो प्लेटो ने क्या कहा था, सीधी सी बात है, यहाँ कहानी विधि छोटे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होती है। यह विधि बालक को क्या करती है, सक्रिय बना देती है, एकाग्रचित वाला। एक आपने जैसे कहा कि बादल क्या होते हैं, अगर हम उसके बाद कहानी रूप में बना देंगे तो उसको बच्चे को अच्छा लगेगा। तो बच्चा क्या होगा, जब अच्छा लगेगा तो वो क्या करेगा कि तरीके से सुनेगा, उसको एक ही बात सुनेगा, क्या बातें हैं, क्या नहीं दी है, क्या नहीं हो रहा है ना। अब कहानी का चयन, हम कहानी विधि तो होगी, कहानी का चयन कैसे करते हैं, तो इस विधि में कहानी के चुनाव का विशेष महत्व होता है। मतलब हम कहानी के जो चुनाव करते हैं उसका विशेष महत्व होता है। अतः कहानी चयन के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब कहानी के हम जब कोई चीज को, जैसे हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं तो हम कौन सी कहानी सुनाएंगे। अब कहानी विषय वस्तु पर आधारित होनी चाहिए। सबसे अच्छा पॉइंट क्या होता है, कहानी हमारी कैसी होनी चाहिए, विषय वस्तु पर आधारित। मान लो हम पाठ पढ़ा रहे हैं जलवायु का, हम कहानी सुना रहे हैं महाराणा प्रताप की, तो ये नहीं हो सकती। मतलब जौन सा हम पाठ पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर ही कहानी होनी चाहिए। कहानी विद्यार्थियों की मानसिक आयु के अनुकूल होनी चाहिए। अब बच्चा छोटा है, हम उसको उपन्यास सुना रहे हैं तो उसको नहीं समझ, मतलब जैसा बच्चा होगा, जैसे उसकी मानसिक आयु होगी, हम उसको उसी प्रकार की कहानी सुनाएंगे तो बच्चे को समझ में आएगा। अगर हम नहीं सुनाएंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगी। कहानी में कथोपकथन की पर्याप्त मात्रा होने से विद्यार्थियों के सुनने में आनंद करवा होता है। कहानी में क्या होता है, कथोपकथन, मतलब जो हमने कहा है उसकी पर्याप्त मात्रा होती है, तो क्या होता है, व्यक्ति आनंद लेता है, अनुभव लेता है। हाँ ना, बालक को हम कोई पाठ पढ़ा रहा है उसके बारे में कहानी रूप में उसको सुना देते हैं तो उसको ज्यादा सुनता है। जब ज्यादा सुनेगा तो उसमें क्या होता है, नीरसता का भाव नहीं होता, उसको आनंद आता है ना। अब बात करें, अगले पॉइंट में पहुंचते हैं, खेल विधि। खेल विधि क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। खेल विधि, छोटी कक्षा में शिक्षक को खेल विधि की पूर्ण जानकारी होना तथा जो खेल प्रयोग किया जाता है उसके बारे में जानना आवश्यक होता है। मतलब जो शिक्षक होता है उसको खेल विधि की पूर्ण जानकारी होना तथा जो खेल प्रयोग किए जाना है उसके बारे में जानना आवश्यक है। खेल की पूर्ण तैयारी होने पर बालकों को खेलने के स्थान पर ले जाना चाहिए। मतलब खेल का जो पूर्ण तैयारी होती है उसके स्थान पर बालकों को खेलने के स्थान पर ले जाना चाहिए। खेल की सामग्री का चयन बालक की मानसिक, बौद्धिक तथा शारीरिक विकास के स्तर पर विभिन्नताओं को देखते हुए करना चाहिए। जो खेल की सामग्री चयन कैसे करते हैं, बालक का मानसिक विकास कैसा है, बौद्धिक विकास कैसा है, शारीरिक विकास कैसा है, इसके स्तर के आधार पर हम विभिन्नताओं को देखते हुए हम करते हैं कि कौन सी सामग्री बालक को जरूरत होगी, कौन सी सामग्री उसको जरूरत होगी। अब खेल विधि के महत्व क्या होते हैं, तो खेल विधि का सबसे बड़ा महत्व होता है स्वतंत्रता का वातावरण। बालक के खेल में जब सम्मिलित होता है तो स्वतंत्रता पूर्वक खुले मस्तिष्क से भाग लेता है, उसकी सक्रियता भी बनी रहती है। मतलब खेल विधि का जो महत्व होता है, स्वतंत्रता का वातावरण। बालक के खेल में जब बालक खेलता है तो क्या होता है, स्वतंत्र हो जाता है, उसको कोई दिमाग में कोई चीजें नहीं आती हैं, खुले मस्तिष्क वाले लेता है, उसकी सक्रियता बनी रहती है। व्यक्तित्व का विकास, इसके छात्र की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकास होता है। मतलब जो बालक का व्यक्तित्व का विकास होता है वो शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है और सामाजिक शक्ति हो। सहयोग से प्रेम वातावरण, खेल के मैदान में गणित सीखने के साथ साथ पारस्परिक सहयोग, सद्भावना एवं प्रेम का संचार होता है। मतलब बालक के अंदर ये सब क्रियाएं होती हैं। जब हम बालक खेलने जाता है तो खेल के मैदान में क्या होता है, शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक भी होता है, बौद्धिक भी होता है। ये सब खेल के विकास में उसके विकास होते हैं। तो ये तुम्हारा वीडियो, आपको तो ये आपका वीडियो था, ये आपकी विधियां थी, हम कैसे पहचानते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
यहाँ से क्वेश्चन पेडागोजी में बनते हैं, आते हैं, बहुत बार पूछते भी हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना